आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए पुनः प्रैक्टिस श्रृंखला यशस्वी छात्रवृत्ति योजना वाली, प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, उसके लिए। और ये मीन्स कम मेरिट, ओलंपियाड, नवोदय विद्यालय सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थात जो भी एग्ज़ाम है आपके ओलंपियाड के हों, चाहे मीन्स कम मेरिट के हो, चाहे नवोदय के हो, लेकिन प्रमुख रूप से यह प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस श्रृंखला लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए डेली। ये डेली प्रैक्टिस श्रृंखला अगर आप लगा के जाते हैं तो निश्चित मानिए आपको इसी में से आपको पेपर में पूरे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पूरे प्रश्नों को कर लेते हैं, डेली जो हम लेके आने वाले हैं, प्रैक्टिस श्रृंखला डेली लेके आने वाले हैं, तो हर दिन एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे जिसको आप देख सकते हैं। और उस देखने के साथ आप उस क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, क्योंकि आप रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चनों को आप भूल जाएंगे। तो बच्चों चलिए हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए इस श्रृंखला को चालू करते हैं। पर बच्चों अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग लेके आए हैं आपके लिए सबसे पहले विज्ञान की श्रृंखला। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके जोसेफ प्रिस्टले, अगला है आर्यभट्ट, और सी है मैडम क्यूरी, और चौथा है हेनरी बैकुरल। तो हमें पता है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। यह खोज की थी हेनरी बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल। यह हमारा डी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए आप, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहे होंगे आपको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे अच्छे से दिख जाए। पहला ऑप्शन है सेंट जॉन, दूसरा ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, चौथा ऑप्शन है आपका जोसेफ प्रिस्टले। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, तो इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। वो ऑप्शन क्या है बच्चों? जो आपके एंटीसेप्टिक सर्जरी की जो खोज की थी वह की थी जोसेफ लिस्टर ने। किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है चंद्रशेखर, सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और हरगोविंद खुराना। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इसका हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, E बराबर MC वर्ग है, इस प्रकार से है वो। MC का वर्ग का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो या चार्ल्स डार्विन। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन, अर्थात E एनर्जी, M यहाँ पर द्रव्यमान है, C क्या है? प्रकाश की चाल है। तो इसका प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं बच्चों बहुत अच्छे से हम आपकी तैयारी करा देंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी भेज दीजिएगा जिससे वो भी अच्छे से पढ़ सकें। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है डाल्टन ने, आइंस्टीन ने, डार्विन ने, कैवेंडिश ने। हम बता दें जो अभी आपने पढ़ा E बराबर MC का वर्ग, ये जिसने प्रतिपादित किया था वही सापेक्षिकता का सिद्धांत है, अर्थात आइंस्टीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का शॉर्टकट नेम हम कह सकते हैं इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूछ सकता है आपके लिए, इसके लिए याद रखेंगे इंग्लिश में भी। कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, दिल्ली या अहमदाबाद। तो बच्चों ये कहाँ स्थित है? ये है बेंगलोर में। तो छठवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो बच्चों ऑप्शन है 1933, 1930, 1830, 1998। बच्चों जब भी आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखे ना, 1930, 1830, दो समान ऑप्शन, पक्का समझ लीजिएगा उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा 1930। क्या हो जाएगा बच्चों? बी 1930 हो जाएगा। आगे प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन, चैडविक, इनमें से किसने की थी परमाणु के नाभिक की खोज? तो वो की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा होगा, सोने की पतली पन्नी वाला। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम लोग? तो बच्चों ऑप्शन इसके रमन सीमा, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर सीमा, तीसरा ऑप्शन है मेघनाथ सीमा, चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड सीमा। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। आगे अगला प्रश्न लेते हैं, विज्ञान का 10वां प्रश्न है ये हमारा। देखिए, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? आपको पता होगा कि ये पेड़ पौधों से संबंधित है, तो ये किसने किया था? ऑप्शन है आपके जगदीश चंद्र बोस, बसु है वो, थोड़ा सुधार लीजिएगा, बोस भी ठीक है, आर्यभट्ट, वेंकटरमन और हरगोविंद खुराना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? कैस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के हमने विज्ञान के 10 प्रश्न कराए। अब आगे की तरफ हम लोग सामाजिक विज्ञान पे चलेंगे। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। पर बच्चों एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम 10-10 प्रश्न क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको ज़्यादा लोड ना हो। हम नॉर्मली आपके डेली प्रैक्टिस श्रृंखला, डेली हर दिन 3-4 वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको बहुत आसानी से सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम छोटे छोटे से ले रहे हैं। जैसे आपके पेपर सितंबर में जैसे ही नज़दीक आ जाएंगे, अभी ओलंपियाड के भी आ रहे हैं और मेंस का मेरिट के, उनके समय तक हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपकी करा देंगे। यहाँ पर अब अगला प्रश्न है हमारा सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन है उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सही, ये था हमारा क्या था? फारसी। क्या था? फारसी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? फारसी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय, आपने दो चीज़ें पढ़ा होगा। नवीकरणीय जिनका आप यूज़ बार बार कर सकते हैं, अनवीकरणीय जिनका आपने उपयोग कर लिया फिर उसका उपयोग पुनः नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है और वह है प्राकृतिक गैस। गैस का उपयोग अगर आप एक बार कर लेते तो आप पुनः नहीं कर सकते। निम्न में से कौन से मीडिया के प्रकार हैं? मीडिया के प्रकार, टीवी आपको पता है जानकारी मिलती है, रेडियो इससे भी मिलती है, समाचार पत्र इससे भी मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये सभी, अर्थात सभी आपके संचार के साधन हैं। अगला प्रश्न है, अपना सामान विदेश में बेचने वाला होता है। जो भी व्यक्ति होगा विदेश में बेच रहा है, मतलब कहीं जाके बेच रहा है। हमने दो चीज़ पढ़ी है, आयात और निर्यात। हमारे देश में कुछ चीज़ आती है तो वो आयात है, हमारे देश से कुछ चीज़ जाती है तो वो निर्यात है। अर्थात हम कहीं और जाके बेच रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? निर्यातक कहते हैं। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे का बी हो जाएगा, निर्यातक। अगला प्रश्न देखो, 5वां, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शेर शाह या बाबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसे बाबर को माना जाता है। किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही क्या है? बाबर। अगला प्रश्न देखो, हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? हमें बताना है कि हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है। हमें पता है हमारी पृथ्वी पर अधिकतर मात्रा में जल है और न्यूनतम मात्रा में क्या है? थल है। तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया क्या हो गया आपका? ये हो गया जल का। और ये जो 29% आपको नज़र आएगा, ये 29% है और ये 71% है। तो 71% में जल है और 29% में क्या है? थल है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर सी 71% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या वोटिंग मशीन ईवीएम को पूरे देश में पहली बार आम चुनाव में उपयोग किया गया। उसका उपयोग हमारे द्वारा कब किया गया हमें बताना है। तो हमें पता है कि इसका उपयोग वर्ष 2004 में किया गया था। अर्थात ईवीएम जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका उपयोग 2004 में किया गया था। आगे देखें अगला प्रश्न, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस नदी के तट पर इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे नया नाम, कानपुर, वाराणसी स्थित है? मतलब किस नदी पर इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी ये सब स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है? इतना तो हम जानते हैं, इलाहाबाद गंगा नदी कह के। तो इसका क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा उत्तर। आगे देखें अगला प्रश्न है,
सहारा रेगिस्तान को कितने देश स्पर्श करते हैं? तो सहारा रेगिस्तान को 11 देश स्पर्श करते हैं बच्चों। कितने देश स्पर्श करते हैं? 11। अब ये कौन कौन से 11 देश हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अगला प्रश्न और 10वां प्रश्न लेते हैं और सामाजिक विज्ञान का अंतिम प्रश्न, क्योंकि हमने अभी आपको बताया हमें 10-10 प्रश्नों से आगे बढ़ाना है, फिर हम 50-50 प्रश्नों को लेंगे एक एक सब्जेक्ट के। पर बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना किसने की? ऑप्शन है चंद बरदाई, जयदेव, कल्हड़ और अगला ऑप्शन है भवभूति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबको पता है किसने किया था, इसकी रचना किया था हमारे जयदेव ने। किसने किया था? जयदेव ने। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा, हमने विज्ञान सामाजिक विज्ञान के 10-10 प्रश्न कर लिए। अब आपके सामने नजर आ रहा होगा गणित के प्रश्नों का। अब यहां पर देखिए, अब पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग गणित का। परिमेय संख्या ऋण 7 के बटे 3 के दुगने, जैसा बोलता है वैसा करते जाओ। परिमेय संख्या ऋण 7 के बटे 3 के दुगने, दुगने कर दिए, में क्या जोड़ा जाए जिससे इतना प्राप्त हो जाए? तो मान लेते हैं हम x जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 के बटे 7। अब हमें पता है इसका गुणा यहाँ कर दो तो ये कितना हो गया? ऋण 7 दूनी 14, बटे में कितना है? 3, ये धन का x बराबर 3 के बटे 7। अब ये देखो, अब इसको हम इधर पक्षांतर करके ले जा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? धन 14 के बटे 3। तो बच्चों 3 का गुणा यहाँ, 7 का गुणा यहाँ कर दो तो तीतर का कितना हो गया? 9, धन 14 गुणा 7 करे तो 7 चौके 28 के 8, हासिल का 2, 7 एकम 7 और 2 9। आपको वैसे भी पढ़ा जाता है 14 सत्ते 98 ऐसा, बटे में कितना हो जाएगा? 7 त्रे 21, कितना आ गया? 21। 98 और 9 को जोड़ दो। 98 और 9 को क्या करना है बच्चों? इसको जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 107 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 107, बटे में कितना आ जाएगा? आपका 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21। तो इस प्रकार से उत्तर क्या आएगा? 107 के बटे 21, जो आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, ये थोड़ा उल्टा लिख गया, हम इसको लिख देते हैं सही करके, इसको लिख देते हैं हम 107 के बटे 21। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बच्चों ये छोटी स्क्रीन है थोड़ा मोबाइल की, ये इस कारण से आपको थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी समझने में, पर थोड़ा करके समझ लीजिएगा बच्चों, मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप उतार के कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों आपको बार बार इधर उधर यूट्यूब चैनल देखोगे, आपको सही कोई नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाते भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाते, पर आपको जो सवाल है जो आने वाले हैं वो बहुत ही कम की मात्रा में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वैसे ही प्रश्न मिलेंगे जैसे बार बार आए हैं, क्योंकि हमने इसके पहले भी पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिससे बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने कमेंट करके बताया भी है कि सर आपके कारण हमारे अच्छे अंक आए हैं और आपके ही वीडियो देख के हम लोगों ने इस पेपर को हमने पास किया। इसके लिए आप भी बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x धन 3y अनुपात 7x ऋण 3y का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है x का मान कितना हो गया? 3, y का मान कितना हो गया? 4। x का मान 3, y का मान 4, इसमें रखना है। किसमें? यहाँ रखना है। इसको हटा देते हैं। x का मान 3, y का मान 4, हमें कहाँ रखना है? यहाँ पर और यहाँ। तो 7 गुणा 3, 7 गुणा 3, धन का धन 3 गुणा 4, ये बटे, क्योंकि अनुपात लगा ये देखो, ये इस कारण क्या जाएगा? वहाँ बटे लग जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा, यहाँ पर 7 गुणा 3, धन का धन 3 गुणा y का मान 4, बटे 7 का 7, x का मान 3, ऋण आ गया यहाँ पर 3 गुणा y का मान 4। तो ये कितना हो गया? 7 त्रे 21, कितना आ गया? 21, धन 4 त्रे 12, बटे में कितना आ गया? 7 त्रे 21, ऋण 4 त्रे 12। 21 और 12 को जोड़ दो तो कितना हो जाता है? ये 33 हो जाता है। कितना हो गया? 21 और 12 को जोड़ेंगे आप लोग तो 7 त्रे 21 हो गया और 3 चौके 12, 21 हो गया वो। अब यहाँ पर देखें 33 हो गया। अब यहाँ पर 33 हो गया, अब उसके बटे में कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखो 21 में से 12 गए तो कितना आ गया? 9। अब यहाँ पर काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तीतर का 9, अर्थात 11 के बटे 3 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अर्थात सी हमारा क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए, यदि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छे से देखिए। यदि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो क्या बोल रहा है, देखो बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से बता रहा हूं मैं, और ऐसा एक प्रश्न आता है, इसके लिए आप इसको बहुत अच्छे से समझे। 12 पेंसिल का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर है वो किसके, 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के। यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य को ला लेते हैं। ये क्रय मूल्य के बटे में हमने क्या करा, विक्रय मूल्य को ला लिया। पहले से इधर 15 था, क्रय मूल्य गुणे में था, इसके लिए यहां आ गया। ये 12 गुणे में इधर आके काय में हो जाएगा, भाग में। यहां पर हो गया 3 5 15 और 3 चौके 12, कितना आ गया, 5 के बटे 4। तो बताइए क्रय मूल्य 5 था, विक्रय मूल्य कितना है, 4, मतलब 1 रुपए की हानि हुई ना उसको। तो 1 किसके मुकाबले हुई, 5 क्रय मूल्य के मुकाबले, और यहां पर आ जाता है 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 9, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बच्चों मैं इसको बहुत अच्छे से करके आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप टेलीग्राम से कर लीजिएगा वहां पर समझ के, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न फिर से आया है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 18 और 15 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पता है क्या होता है, 1/2 गुणा क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 का 1/2, d1 का मान 18 और 15, d2 का 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 15 नम्मा कितना होता है, 135। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 135 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न है, कर्ण के अंदर 0.9 और गुणा कर्ण के अंदर 1.16। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं मैं आपको। इसको ऐसे करेंगे, 9 के बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 10। क्यों लिख सकते हैं, देखो अच्छे से, कर्णी है, कर्णी के अंदर कर्णी 9, दशमलव हटाना है तो दशमलव का 1, उसके बाद 9 एक ही संख्या, इसके लिए 1 0, गुणा का गुणा, फिर आगे देखिए 16 लिख दे रहे हैं और दशमलव का 1, और दशमलव के बाद एक संख्या 6 है, उसका 1 0। अब यहाँ पर आपस में क्या करते हैं हम लोग, कर्णी का कर्णी से गुणा कर देते हैं। एक ही कर्णी के अंदर है, ये ऐसा मान लेते हैं, ये कर्णी के अंदर एक ही कर्णी कहलाती वो, तो गुणा 16 के बटे 10। अब हमें पता है ये किसका वर्ग है, 3 का, 16 किसका वर्ग है, 4 का, और 10 गुणा 10 तो 1 10 बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4 दूनी, ये चलो काटो मत, इसको गुणा कर दो, 4 त्रे 12, 12 के बटे कितना आ गया, 10, भाग दोगे तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 2। अर्थात इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा हमारा, 1.2। यहाँ पर नहीं है, इसी को हम सुधार लेते हैं, इसको लिख देते हैं 1.2, 1.2। ठीक है बच्चों, कई बार उत्तर गलत हो जाते हैं, पर आप लोग सही तरीके से समझ के इसको हल कर लीजिएगा। बच्चों 6वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न देखो अब आप, ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु है ना, ए और बी की वर्तमान आयु, ए की माना हमने कितनी है, ए की मान लिया हमने 5x है, और बी की कितनी मान लिया हमने 7x, कितनी मान लिया 7x। 4 वर्ष बाद ये हो गया, और 4 वर्ष बाद ये भी कितना हो गया, ये हो गया। इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, आयु का अनुपात है मतलब बटे में कितना आ जाएगा, 7x धन 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 7x धन 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7x धन 4। रुकिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इतना आ गया। इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, इसके बराबर आ जाएगा 3 के बटे 4। जब हम इस समीकरण को हल कर लेंगे तो बच्चों इस समीकरण को आप लोग हल कर लेना, इसका गुणा यहाँ करना और इसको यहाँ पर ले जाके हल करना, तो इसका उत्तर आपको मिलेगा x बराबर, सबसे पहले वैल्यू आएगी आपकी 4। x बराबर जैसी 4 आएगी तो हमें क्या करना है, b की निकालना है। तो b की वर्तमान आयु कितनी थी, 7 थी, 7x, तो 7 गुणा 4 करेंगे तो 7 चौके कितना आ जाएगा, 28। अर्थात हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 28 वर्ष। थोड़ा बड़े क्वेश्चन है बच्चों, पर बहुत अच्छे प्रश्न है, आप इनको बहुत अच्छे समझ के कर लीजिएगा। यहाँ पर पुनः एक प्रश्न है बच्चों आप लोगों के लिए, इसका उत्तर हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न भी आपके लिए बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इन सब के बराबर के मानना है। जैसे एक थोड़ा करके बता देते हैं हम, 1 के बटे 4 बराबर b के बटे 5 बराबर c के बटे 6 बराबर कितना आ जाएगा, k। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4k, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5k, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6k। इस प्रकार से
इन मानों को यहाँ पर आपको रखना है, ए धन बी धन सी, और उस पूरे के बटे में बी है, ये पूरे के बटे में बी है बच्चों। हाँ, तो इस प्रकार से इसके मान रखोगे तो हल करोगे तो इसका उत्तर आपको मिलेगा 3। तो इस प्रकार से 7वें का सी उत्तर सही हो जाएगा। यहां देखो अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। संजय ने एक खिलौना 75 रुपए में खरीदा और वह उसे 100 रुपए में बेचा, तो बताओ प्रतिशत लाभ। 100 रुपए में बेचा, 75 में खरीदा, मतलब 25 रुपए का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो हम जानते हैं लाभ के बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 75 है, तो 75 गुणा 100, तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, 3 एकम 3, तो ये कितना आ जाएगा 33 सही 1 के बटे 3 प्रतिशत। यहाँ पर आपको उत्तर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको सुधार के लिख लीजिए 33 सही 1 के बटे 3 प्रतिशत इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बच्चों थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है प्रिंटर द्वारा, उसे आप ना लीजिएगा। ये एक थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन इसका टेलीग्राम में डाल देंगे बच्चों, जिससे कि समझाते हुए एक छोटा सा वीडियो आप वहां से इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, मतलब साहिल की x तो उसकी माँ की कितनी हो गई 3x। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, मतलब इसकी 5 वर्ष बाद धन इसकी भी 5 वर्ष बाद, दोनों की आयु का वर्तमान योग कितना हो गया कह रहा है 66 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 5 और 5 इधर जाके घट जाएगा, तो 66 में से 10 गए तो कितना आ जाएगा 56, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x, 4 से भाग दे दो इसको, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, मतलब x बराबर कितना आ गया आपका 14 आ गया, x बराबर कितना आ गया 14। अब हमें किसकी पूछा है बच्चों, दोनों की बताना है, तो 14 किसकी हो जाएगी, 14 हो जाएगी साहिल की, और 14 एकम 14, 14 28, 14 42, अर्थात 14 और 42 इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि 14 साहिल की आ गई तो उसकी माँ की कितनी आ जाएगी 14, 3 गुना है, तो 14 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा 42। इस प्रश्न को भी आप लोग कर लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है। 12 मोटे कागज के पेपर का भार 40 ग्राम है। 1 किलोग्राम भार में कितने पेपरों की संख्या होगी। बहुत अच्छा है, 40 ग्राम पेपर का भार कितना है 12 ग्राम, तो 1 ग्राम पेपर का भार कितना हो जाएगा, 1 ग्राम पेपर का भार हो जाएगा 12 के बटे 40 हो गया। ठीक है, अब हमसे कितना पूछा है 1000 किलोग्राम, तो 1000 का यहाँ पर हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, ये इससे ये गया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब 12 गुणा 25 कर लो, या ऐसा भी कर सकते हैं। देखो 1 किलो मतलब क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले 1 ग्राम भार पेपर की संख्या निकाल लेंगे, तो ये कितने आ गए 12 के बटे 40 गुणा कितना कर देंगे 1000 निकालना है हमको, ये 0 से 1 0 गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों 400 हो जाएगा। बच्चों मैथ्स में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम स्क्रीन की है, वो थोड़े दिनों में हम सॉल्व कर देंगे, पर आप प्लीज़ यूट्यूब कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में और ज़्यादा शेयर कीजिए। बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए क्या सुधार कर सकते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। अब हम मिलेंगे आपके लिए अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ। इसके पहले भी हमने प्रैक्टिस श्रृंखला कराई है, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।